आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम जो हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम का टॉपिक शुरू किया था वो हमारा अधूरा है, तो उसके जो कुछ भेद शेष रह गए थे, दो हमने पढ़ लिए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, और शेष चार भेद जो बच रहे हैं हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आप अपना टॉपिक लिख लीजिए, सर्वनाम जो चल ही रहा है वैसे भी, और उसके जो शेष भेद है तीसरे नंबर का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक में तो क्या होता है, निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर वो संकेत करते हैं, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है कोई और कुछ। इसके दो ही मुख्य उदाहरण दो ही होते हैं, कोई और कुछ। तो देखिए आप, अब कोई ये तो मुख्य सर्वनाम शब्द है, कौन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसका उदाहरण देखिए वाक्य में प्रयोग। बाहर कोई आया है। अब देखो मैंने यहाँ कहा कि बाहर कोई आया है, तो कोई का मतलब क्या है, जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है, तो वो कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति होगा, कोई गुरुजी होंगे, कोई दीदी होगी, कोई मम्मी होगी, या पापा होंगे, या कोई आदमी होगा, या औरत होगी, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, कोई भी सर्वनाम शब्द आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो इसकी जगह जो आएगा वो आदमी, औरत, गुरुजी, दीदी या जो भी खड़ा है, हम देखने के बाद हमें पता चलता है, तो वो शब्द क्या होते हैं, वो संज्ञा होते हैं, और उनके स्थान पर पूरी किसका प्रयोग करा है, सर्वनाम का। तो इस वाक्य में ये कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और इसका निश्चय तब होता है जब हम जाकर देखते हैं और हमें पता लगता है कि वहाँ कौन खड़ा है या बाहर कौन है, तो वो व्यक्ति कोई की जगह व्यक्ति आ जाएगा, जो भी है ना, तो वो नाम होगा, कोई ना कोई नाम आएगा उस जगह, तो कोई शब्द क्या है, अनिश्चितता का बोध कराता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार कुछ, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर कोई तो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है और कुछ वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, कि वहाँ कुछ खड़ा है हम नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति होगा, कोई जीव होगा, जो भी है, तो हम वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। वहाँ कुछ रखा है, अब यहाँ कुछ रखा है तो कुछ जग रखा है, या पुस्तक रखी है, या बैटरी रखी है, या जो भी चीज़ रखी है, तो ये वस्तु के लिए प्रयोग हम कर सकते हैं। वहाँ कुछ रखा है, कुछ देखने पर पता चला कि पेन है, कि मार्कर है, कि बॉक्स है, कि टिफिन है, कि बोतल है, या कोई और अन्य चीज़ है, तो ये कुछ वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ये कुछ जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, और ये वाक्य में प्रयोग हमने किया है, और मुख्य उदाहरण तो ये दोनों हैं। अब अगला देखो, इसके बाद आता है चौथे नंबर का है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक नाम से पता चल रहा है कि संबंध, यानी आपस में संबंध बताने वाले। तो जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों में संबंध बताने का कार्य करते हैं, उपवाक्य ने छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे शब्दों में वो संबंध बताने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या करते हैं ये, जो सर्वनाम शब्द, यानी सर्वनाम शब्द तो सभी होते हैं, पर जो सर्वनाम शब्द क्या करते हैं, दो उपवाक्यों में संबंध बताने का कार्य करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बताते हैं, तो संबंध जोड़ा जाता है, एक के बिना एक अधूरा लगता है अगर हम नहीं लिखेंगे तो देखिए, जैसे जो ये डॉट डॉट लगा है, यहाँ बीच में कुछ और अन्य बातें आएंगी, और फिर वापस वो सर्वनाम, यानी दोनों आपस में जुड़कर एक वाक्य को पूरा करेंगे। जैसा डॉट डॉट लगाया है बीच में, उसके बाद लिखेंगे वैसा, जिसकी, उसके लिए मुख्य रूप से संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब इनका वाक्य में प्रयोग करके मैं दिखा रही हूँ, नीचे आप देखो कि कैसे इनका प्रयोग करते हैं। जो करेगा सो भरेगा, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम क्या कर रहे हैं, जो। अगर इन दोनों में से इसको कम कर देते हैं कि जो करेगा लिख देंगे, सो नहीं लिखेंगे, जो करेगा भरेगा, तो वो वाक्य में सही नहीं लगेगा ना, वो जुड़ नहीं पाएंगे आपस में। तो दोनों को हम जब लिखते हैं, साथ लिखते हैं, तो वो एक वाक्य शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। जो करेगा सो भरेगा, ये साथ में लिखना ही पड़ेगा, तब हमारा वाक्य ये जुड़ता हुआ प्रतीकों का जोड़ने का काम करेगा। इसको नहीं लिखेंगे पीछे वाले को,
तो हमारा अधूरा सा लगेगा। इसी प्रकार अगला वाक्य देखिए, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसा इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और वैसा क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जैसा काम करोगे फल मिलेगा। अगर वैसा को मैं हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए तो वो जुड़ नहीं पाए, संबंध नहीं जुड़ रहा है ना, ये कट जाएंगे, यहीं से अलग हो जाएगा, फल मिलेगा। जैसा काम करोगे फल मिलेगा, तो वो वाक्य जुड़ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा लगा देते हैं तो छोटे छोटे उपवाक्य हैं, है ना, ये फल मिलेगा उपवाक्य, काम करोगे उपवाक्य, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा जैसा और वैसा शब्द। इसी प्रकार जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत भी आपने सुनी होगी, है ना। तो ये सब शब्द आपस में वाक्य को जोड़ते हैं, वो वाक्यों को जोड़ते हैं, उससे पूर्ण वाक्य फिर बन जाता है। इसलिए ये किसमें आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उदाहरण यही है, ये वाक्य में प्रयोग करके मैंने आपको दिखाया है। तो मुझे लग रहा है आपको ये दो समझ में आ गए। अब अगला हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद 5वें नंबर का क्या है हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मेरे साथ साथ ही आपको लिखते चलना है और बाद में जब मैं समझाऊं तो उसको समझना है। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्न तो आप जानते हो कि वह कौन है, तो कौन शब्द क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब कौन की जगह आप बोल सकते हो कि वो राम है या मोहन है या सोहन है या गुरुजी है, दीदी है, अर्थात आपने संज्ञा शब्द बोला। अब संज्ञा शब्द के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया, सर्वनाम का किया। मैंने पूछा था कि वह कौन है, तो कौन प्रश्न हो गया, है ना। वहाँ क्या रखा है, अगर मैं पूछती हूँ वहाँ क्या रखा है और आपने बताया कि वहाँ पुस्तक रखी है या वहाँ जग रखा है या कोई अन्य वस्तु का आप नाम बोलते हो, तो वो तो हो गई संज्ञा, लेकिन उसकी जगह मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न करने वाले ने किया, मैं प्रश्न करूँ या कोई और अन्य व्यक्ति करे, तो क्या, कौन, है ना। तो ये शब्द क्या है, इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे फिर, जैसे, कौन, क्या, ये इसके उदाहरण है। किसी भी आ जाता है, क्योंकि किसी की जगह भी हम कोई नाम ही बोलते हैं। यह कार्य किसने किया, तो आप बोलोगे राम ने किया, तो मोहन ने किया, सोहन ने किया, कुछ भी, है ना, कोई नाम ही लोगे तो वो संज्ञा शब्द होगा, तो उसके स्थान पर किसी शब्द भी आता है। तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द वो होते हैं जिनके उत्तर में हम क्या प्राप्त करें, किसी संज्ञा शब्द को प्राप्त करें। प्रश्न पूछने पर जो उत्तर हमारा आए वो संज्ञा शब्द होना चाहिए, यानी वो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम निकलेगा। तो फिर ये कौन और क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण माने जाएंगे। इस प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न किया जाता है, तो प्रश्न करने में यही काम आएंगे। इनके बिना आप कोई प्रश्न कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो जैसे मुख्य तो यही है। अब वाक्य में प्रयोग, यदि उदाहरण में लिखा दी वाक्य में प्रयोग होता है, उदाहरण लिख रही हूँ मैं क्योंकि पूरा वाक्य, इसको वाक्य में प्रयोग भी हम कह सकते हैं। वाक्य में प्रयोग अगर परीक्षा में आपका आ जाता है कि इसका वाक्य में प्रयोग करके दिखाइए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, वहाँ कौन है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा इसमें। और यहाँ पर क्योंकि जब भी प्रश्न किया जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम करते ही हैं। तो ये वह क्या है, वह क्या है, तो ये क्या हो गया, क्या इसमें क्या हो गया, प्रश्नवाचक
वाचक शब्द है, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या है, ये पूरा प्रश्न है ना। तो इसमें सर्वनाम शब्द से दिए हैं क्योंकि मैंने इनको रेखांकित अलग से आपको समझाने के लिए रेखांकित कर दिया है। अब अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। या 6 नंबर का सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। हो सकता है इनका क्रम चेंज हो गया, ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई पहले मैंने क्रम लिखा था, ऊपर नीचे अगर आपको लिखा दिए होंगे शुरू में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम के अनुसार परिभाषा होती है, उसी हिसाब से याद होना चाहिए। तो छठा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है, देखिए, जो सर्वनाम शब्द निजत्व का बोध कराते हैं, निजत्व का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो एक बार देख लो, जो सर्वनाम शब्द निजत्व का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगी परिभाषा। तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तभी मैं बोल रही हूँ, तो आप सुनकर भी उसे लिख सकते हैं। इसके उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण निजत्व का बोध कैसे होता है तो वो मैं आपको समझाऊंगी। जैसे इसके उदाहरण लिखो, पहले तो क्या है, जैसे स्वयं खुद अपने आप, एक होता है स्वतः, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे अभी वाक्य में प्रयोग देखो, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम वाक्य में प्रयोग इसका, मैं स्वयं चला जाऊंगा, है ना। तो ये स्वयं किसके लिए आ रहा है, खुद के लिए आ रहा है, अपने लिए आ रहा है। अपने लिए हम क्या प्रयोग करें, निजत्व का बोध कैसे होगा, तो खुद के लिए स्वयं शब्द का प्रयोग करते हैं, खुद भी करते हैं। मैं खुद चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, यह कार्य अपने आप कर लूंगा, ऐसा हम बोलते हैं, हम प्रयोग भी करते हैं, बस जानते नहीं है कि एक सर्वनाम शब्द है। तो अब आप अच्छे से समझना कि जब भी आप कुछ कार्य करने के लिए कहते हो और अपने लिए ही ऐसे अपनेपन बताने वाले शब्दों का प्रयोग करते हो, मतलब अपना निजत्व यानी होता है अपनेपन का बोध होता है, अपनापन जताने वाले जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं, अब दूसरा देखो, मैं यहाँ अपने आप आया, है ना। तो अपने आप खुद के लिए तो आया है, अपने आप आया। मैंने ये कार्य खुद किया, तो ये खुद किया भी वह, मैं स्वतः ही सारा कार्य करता हूँ, अर्थात मेरी मदद कोई नहीं करता, मैं स्वतः करता हूँ, अर्थात खुद कर। तो ये एक ही अर्थ को देने वाले हैं, स्वयं, खुद, स्वतः, अर्थ वही है इनका, लेकिन प्रयोग हम अलग अलग शब्दों का कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्वनाम हमारे आज पूरे हो गए। और टेस्ट में भी मैंने बता ही दिया है आपको, सिलेबस भेज ही चुकी हूँ कि वर्ण पढ़े हमने, शब्द पढ़े हैं, तो वर्ण आएंगे, शब्द आएंगे, संज्ञा आएगी और सर्वनाम से संबंधित प्रश्न बनकर आएंगे। तो आपको इन्हें अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है, और इनके उदाहरण भी वाक्य में प्रयोग पूछा जाए तो वाक्य में प्रयोग भी करना हमें आना चाहिए, और परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा और उदाहरण, इस तरह से हम अच्छे से तैयार करें ताकि हमारा आने वाला जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो, अच्छे नंबर आए
और इनको अच्छे से समझिए, क्योंकि बाकी जीवन में भी ये सदैव काम आने वाले होते। ऐसा नहीं है कि इस कक्षा में हमने याद कर लिए और अगली कक्षा तक हम भूल जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। इन्हें इतना कंठस्थ, इतने अच्छे से समझ के याद करना है कि आने वाले कक्षाओं में भी हमारे लिए उपयोगी होंगे। इसलिए इन्हें अच्छे से याद करें, समझिए। एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा एक दो बार 3 बार, जब तक आप समझ नहीं लेते तब तक आपको उनको सुनना और समझना चाहिए और इन्हें अपनी कॉपी में आपको उतारना है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।